स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंकों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनके द्वारा निश्चितता अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, उस अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता को हम एक निश्चितता का रूप देते हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि हम बोलें कि 2 बज रहे हैं, तो हमने अनुमानित तौर पे बोला कि 2 बज रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्यूरेट टाइम देखें तो अगर हम बोलें कि 2:05 हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 बजे में केवल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। और 2:05 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो ये ज़्यादा परिशुद्ध है, इसमें हम ज़्यादा एक्यूरेटली हमें पता लग रहा है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा निश्चितता है। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे 2 बोला तो इसमें अनिश्चितता बनी हुई है कि 2:01 हो रहा होगा, 2 मिनट हो रहा होगा, या एग्जैक्ट 2 बज रहे होंगे। तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम इसमें निश्चितता को प्राप्त करने के लिए सार्थक अंकों का प्रयोग करते हैं। इसमें देख लेते हैं कि जैसे बोला गया कि 1.4 सेंटीमीटर या 1.4 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। तो 1.4 मीटर में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि 1.4 के बाद कौन से डिजिट है। तो इसमें 2 सार्थक अंक है, तो इसकी परिशुद्धता क्या होगी? कम होगी। 1.41 है, इसकी परिशुद्धता क्या होगी? और अधिक होगी। ठीक है। तीसरा है 1.412, ये और ज़्यादा एक्यूरेट हमें दिखा रहा है, और ज़्यादा परिशुद्ध हमें दिखा रहा है। और इसमें जिसमें 5 सार्थक अंक है, तो उसमें और ज़्यादा परिशुद्धता हमें प्राप्त हो रही है। तो कुल मिला के जो सार्थक अंक होते हैं वो हमें एक निश्चितता के बारे में बताते हैं। अब जानते हैं कि सार्थक अंकों की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम यह है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। गैर शून्य अंक का मतलब होता है कि जो जीरो नहीं होते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। जैसे पहली डिजिट है 362, 362, तो इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, 3, 6 और 2। दूसरा हमें दे रखा है 6.537, तो ये भी सारे के सारे क्या है? नॉन जीरो हैं, यानी कि जीरो नहीं है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4। इसके बाद है 2.1289, तो इसमें भी सीधे सीधे सारे के सारे नॉन जीरो हैं, यानी कि जीरो नहीं है। तो सबको गिन लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है आपका कि प्रथम गैर शून्य अंक, यानी कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, उससे पहले आने वाले शून्य जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते। ठीक है, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है ये वाला 0.003, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या केवल 1 है, क्योंकि जो 3 है ये पहली नॉन जीरो डिजिट है, और इसके पहले आने वाले सारे के सारे जो जीरो हैं ये केवल दशमलव की स्थिति को बता रहे हैं कि दशमलव के 2 अंक बाद 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें सार्थक अंक की बात करें तो सार्थक अंक की संख्या इसमें केवल 1 होगी, और वो सार्थक अंक 3 होगा। ठीक है, इसके बाद ये भी है कि पहला सार्थक अंक या पहला नॉन जीरो डिजिट 5 है, 5 से पहले आने वाले जीरो सार्थक नहीं होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 1, 2, 3 हो जाएगी। अगला है 0.017, तो 0.017 में 17 क्या हो जाएगा? सार्थक अंक हो जाएंगे, जबकि ये 0.0 सार्थक अंक नहीं आएगा। तो सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है, ये भी बहुत इजी है, कि 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। यानी कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे 1 से लेकर 9 तक, उनके बीच में अगर कोई जीरो आ जाए तो उसको भी हम सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं 6.022। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 6 और 2 के बीच में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो ये जीरो क्या होगा? सार्थक होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वाला है 7.125608। तो यहाँ पे जो जीरो आ रहा है वो 6 और 8 के बीच में आ रहा है, गैर शून्य अंक के बीच में आ रहा है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या में ये शून्य भी गिना जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे। लास्ट वाला जो है 9.0007, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि 9 और 7 के बीच में जो 3 जीरो आ रहे हैं इनको भी हम गिनेंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। अब है किसी अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, यदि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित होंगे। यानी कि अगर दशमलव के दाईं ओर स्थित होंगे तो ही उनको क्या माना जाएगा? सार्थक माना जाएगा। ठीक है, अब ये कोई अंक यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया, ये गैर शून्य अंक है। तो इसके बाद आने वाले सारे के सारे जीरो क्या होंगे? सार्थक होंगे।
ठीक है। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 5। इसके बाद अगला वाला है 0.0580। तो यहाँ पे भी 58 के बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है और दशमलव की दाईं ओर भी है, तो इसको हम क्या मानेंगे? सार्थक मानेंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से आगे आएगा तो काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सपोज क्या होता है 0.0580 होता है, वो आगे वाला जीरो काउंट नहीं होता। जीरो वही काउंट होगा जो गैर शून्य अंक के दाहिनी ओर होगा, ठीक है। ये है। इसके बाद है कि वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। यानी कि कोई भी जो संख्या हो, जैसे हमने 2 सेब कहा या 20 पेंसिल कहा, तो उनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। अनंत क्यों होती है? कि किसी भी संख्या हमें दे रखी है, जो जैसे यहाँ पे हमें 2 दे रखा है, तो हम 2 को 2.0 लिख सकते हैं, 2.00 लिख सकते हैं, 2.000 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम दशमलव के बाद अनंत जीरो लगाएंगे तो सार्थक अंकों की संख्या भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद दशमलव के बाद राइट हैंड साइड में 0 आ रहे हैं, तो जितने 0 हम चाहें बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी वस्तु की जो संख्या होती है उसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। इस प्रकार से 2.0000 इस प्रकार से हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं दशमलव लगा के, ठीक है। 20 पेंसिल में भी 20 के बाद हम दशमलव लगा के कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई जो संख्याएं होती हैं, उनके अंक क्या होते हैं? सारे के सारे सिग्निफिकेंट या सार्थक होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 4.01, तो 4.01 के तीनों अंक क्या होंगे? सार्थक होंगे। हाँ, ये वाला आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये 10 की पावर है। 10 की पावर 2 ये बता रहा है कि ये पहले कहाँ रहा होगा डेसिमल? यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ रहा होगा तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में गया, तो अब हम इसको 10 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करके हमें यही डिजिट मिल जाएगी। तो कुल मिला के आप ये समझो कि इसमें 4.01 है, ये इसमें तीनों के तीनों अंक क्या होंगे? सार्थक होंगे, ठीक है। ये वाला काउंट नहीं होगा, 10 की पावर वाला काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद यह है 8.256, इसमें चारों के चारों क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अवोगाद्रो संख्या भी होती है, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। इसके बाद आता है साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। इससे पहले आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हो कि किस प्रकार से बड़ी सी बड़ी संख्याओं को या बहुत छोटी संख्याओं को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ एक बार दोबारा सीख लेते हैं हम। वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं जब किसी भी संख्या को, बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या या नॉर्मल संख्या को n इंटू 10 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जहां पर n क्या है? n का मान जो होता है 1 और 10 के बीच में होता है। तो 1 से अधिक क्या होगा? 1.000, ये तो मिनिमम होगा इसका। और 10 से कम क्या होगा? 9.9999, कुछ भी हो सकता है इसके आगे, ठीक है। इसके बीच होगा। तथा n का मान 10 की घात होती है। 10 की घात कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। तो हमने इस प्रकार से इसको लिखना है। या सरल शब्दों में अगर आपको कहूँ तो दशमलव से पहले केवल एक संख्या आएगी, ये ध्यान रखना है। चाहे वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, मतलब 2 अंक नहीं होने चाहिए दशमलव से पहले, ठीक है। अब इसके उपयोग क्या है? वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? वैज्ञानिक संकेतन में बहुत बड़ी संख्याओं को सरल रूप में लिखा जा सकता है, और बहुत छोटी संख्या जैसे ये 0.000000067, इसको भी हम सरल रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ये लिखा 6622000000000, इसको हमने वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो कैसे करके लिखेंगे? यहाँ पे हमें दशमलव यहाँ लाना है, दोनों 6 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे गिन लेंगे, संख्याएं गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यानी कि 13 अंक दशमलव यहाँ से किस तरफ जा रहा है? बाईं तरफ जा रहा है। और दशमलव जब भी बाईं तरफ जाता है 10 की घात बढ़ती है, तो 10 की घात 13। जितने स्थानों उधर गया उतनी हमने 10 की घात बढ़ा देनी है। दूसरा एग्जाम्पल 0.0000, ये है। ये टोटल आप गिन लोगे 3 और 4 7, और यहाँ पे आएगा 8। तो ये कहाँ गया? दशमलव यहाँ से गया राइट हैंड साइड में। दशमलव जब राइट हैंड साइड में जाता है तो 10 की घात घटती है। कितनी घटी? 8 घटी, तो -8 हो जाएगी इसकी पावर। 6.67 गुणा गया 10 की घात -8। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये संख्याएं इसमें जरूर आएंगी, ठीक है। इसमें 6.7 होना था एक्चुअली, 6.7 ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है।
इतना हो जाएगा ये। इसके बाद ये वही लिखा है मैंने कि दशमलव अपने वास्तविक स्थान से दाईं ओर जाता है तो 10 की घात में कमी आती है, और बाईं ओर जाता है तो 10 की घात बढ़ती है। इसमें बाकी एग्जाम्पल दे रखे हैं। 8008 को अगर हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो दशमलव यहाँ आएगा, देखो अभी दशमलव यहाँ है तो बाईं ओर जाएगा, 1 2 3 स्थान बाईं ओर जाएगा तो 10 की घात बढ़ेगी। 8.008 गुणा के 10 की घात 3। 6.0012 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लगभग है, केवल हमें इसको 10 की घात के रूप में व्यक्त करना है। तो 10 की घात 0 1 होता है, तो हम इसको सिर्फ 10 की घात 0 से गुणा कर देंगे। फिर लास्ट है लास्ट नहीं है, इसका अगला है 0.0048। तो हम दशमलव कहाँ लाएंगे, 1 2 3 एक स्थान बाद लाएंगे ना, एक अंक होना चाहिए, तो 4.8 इंटू 10⁻³ इसके बाद है 234,000। तो इसको भी हम 10 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे, दशमलव अभी यहाँ है तो 1 2 3 4 5 स्थान पहले आएगा, तो बाईं तरफ जाएगा तो 10 की घात 5 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 2.34, यानी कि दशमलव एक अंक के बाद लगेगा और 10 की घात के रूप में हमें उसको व्यक्त करना है, ये ध्यान रखना है बस।